आज के इस व्याख्यान में हम अंग्रेजी साम्राज्यवाद का स्वरूप और उस साम्राज्यवाद के सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड कर्जन और उसके काल में किए गए कार्यों का विवेचन करेंगे, दृष्टिपात करेंगे। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दो रूप थे। एक रूप उन उपनिवेशों में जहाँ केवल अंग्रेज़ और यूरोपीय जातियाँ जाकर रहती थी, और दूसरा रूप था उन क्षेत्रों में जहाँ अंग्रेज़ बहुत कम संख्या में थे और जहाँ एशियाई और अफ्रीकी निवासी अधिकांशतया थे। पहली श्रेणी में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका थे और दूसरी श्रेणी में भारत और अफ्रीका आदि थे। इंग्लैंड सरकार और वहाँ का जनमत का जो दृष्टिकोण था वो इन दोनों तरह के उपनिवेशों के बारे में अलग अलग तरह का था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिन्हें कि वे गोरे उपनिवेश कहते थे, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करने में इंग्लैंड सरकार को आपत्ति कम होती थी, क्योंकि वे उन्हें अमेरिका की तरह पूरी तरह से पृथक नहीं होने देना चाहते थे। जबकि भारत तथा अन्य उपनिवेश, जिन्हें कि वे काले उपनिवेश कहते थे, उनके प्रति अंग्रेजी नीति का उद्देश्य केवल मात्र स्थानीय साधनों का शोषण करना होता था। भारत में 1858 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजी पूंजी विनिमय के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो गए और आर्थिक शोषण का एक नया युग प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रसार और विस्तार के जो प्रेरक आर्थिक तत्व थे, उनके साथ साथ कुछ सामाजिक और राजनीतिक कारण भी जुड़े हुए थे। 19वीं शताब्दी में भारत में स्थित अंग्रेजी प्रशासक अपने साम्राज्यवाद का औचित्य नैतिक आधारों पर ढूंढने लगे थे, और ये नैतिक आधार था भारतीयों को सभ्य बनाना, भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना। ईसाई मिशनरियों और अंग्रेज़ी प्लांटर्स, इनका भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर बहुत प्रभाव था। ये दोनों ही वर्ग ये चाहते थे कि भारत स्थित अंग्रेजी प्रशासन जो है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रभाव को बढ़ाए। ईसाई मिशनरी जो हैं वे चाहते थे कि अंग्रेजी सरकार ईसाई धर्म के प्रसार में मदद करे, तो दूसरी ओर जो अंग्रेजी प्लांटर्स और व्यापारी थे वे जातीय उच्चता और भारतीयों की हीनता और असभ्यता पर अधिक जोर देते थे और प्रजातीय विभेद की नीति में विश्वास रखते थे। 1858 में गवर्नर जनरल कैनिंग इन वर्गों को असंतुष्ट नहीं करना चाहता था। इन दोनों ही वर्गों ने अंग्रेजी सर्वोच्चता का नैतिक आधार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इंग्लैंड सरकार और भारत में स्थित अंग्रेजी प्रशासन अपने अपने स्वार्थों और राजनीतिक लाभों के कारण इन दोनों वर्गों का समर्थन करते थे। अंग्रेजी प्रशासकों की भारतीय नीति का प्रमुख लक्ष्य रहता था भारत में स्थित अंग्रेजी साम्राज्य को दृढ़ करना। यह दृढ़ता प्रारंभ में सैनिक शक्ति के आधार पर स्थापित की गई थी। इस दृढ़ता का आधार प्रशासनिक कुशलता भी बताया गया था, जिसमें सत्ता का समस्त अधिकार अंग्रेज अधिकारियों के पास हो। अंग्रेजी साम्राज्यवादी सत्ता की विशेषता यह थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों में सत्ता विकेंद्रीकरण को उनकी कार्यकुशलता और भारतीयों के कल्याण की भावना के आधार पर उचित ठहराने का प्रयास किया। वे समझते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति उन्हें भारतीयों की सहज आज्ञाकारिता तभी प्राप्त हो सकती है जब वे भारतवासियों को यह विश्वास दिला दें कि अंग्रेज़ भारत में उनकी भलाई के लिए हैं। वे भारतीयों की नैतिक और भौतिक प्रगति चाहते हैं। तो ये अंग्रेजी साम्राज्यवाद की मनोवृत्ति थी
और इस मनोवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता था लॉर्ड कर्जन। कर्जन भारत में 1899 से 1905 तक रहा। वह बहुत योग्य और परिश्रमी व्यक्ति था। ब्रिटेन के वह कंजर्वेटिव दल का एक अच्छा सदस्य था और हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निर्वाचित होना चाहता था। कर्जन अपनी योग्यता और कार्यकुशलता में असीम विश्वास रखता था और दूसरों पर उतना ही अविश्वास रखता था। वह प्रत्येक कार्य को कुशलता से करना चाहता था, जिसका अर्थ था कि वह उसे स्वयं करे। इसीलिए उसे वह कार्य भी करने पड़ते थे जो आसानी से उसके अधीनस्थ कर्मचारी कर सकते थे। स्वभाव से अहंकारी और जिद्दी था। एक बार जिस मार्ग को चुन लेता था, दोबारा किसी के कहने पर भी उससे नहीं हटता था। कर्जन के व्यक्तित्व की इन विशेषताओं को बताने का अभिप्राय यह है कि कर्जन में एक कुशल प्रशासक के गुण थे। उसके बावजूद वह सबसे अधिक आलोचना का विषय बना। भारतीय राष्ट्रवादियों की 2 टिप्पणियों से उसके शासन का मूल्यांकन किया जा सकता है। एक नेता ने बाद में कहा, 1899 ईस्वी में भारत में प्लेग, अकाल और कर्जन आए। गोखले ने कर्जन के शासनकाल की समाप्ति पर कहा, भगवान का शुक्र है कि विश्व में प्रत्येक चीज़ का अंत होता है। अब हम देखते हैं कि कर्जन के शासनकाल की मुख्य उपलब्धियां क्या रही थी। कर्जन के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियां बंगाल विभाजन, शिक्षा में परिवर्तन, कृषि और पुलिस प्रशासन में सुधार, साम्राज्यवादी नीति के क्षेत्र में उसने उत्तरी पश्चिमी सीमा, तिब्बत और अफ़गानिस्तान के विषय में कुछ सफलता प्राप्त की थी। सबसे पहले हम उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य बंगाल विभाजन का चर्चा करते हैं। बंगाल का प्रांत 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत बड़ा था। उसमें आधुनिक बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश ये सभी सम्मिलित थे। जनसंख्या 7 करोड़ 80 लाख थी। इसलिए बंगाल का विभाजन प्रशासनिक दृष्टि से कर्जन के आने से पूर्व ही प्रस्तावित था, लेकिन कर्जन ने विभाजन करके पुरानी नीति को ही कार्यान्वित किया। लेकिन अंतर केवल यह था कि कर्जन के इस निर्णय के पीछे प्रशासनिक सुविधा ही एक कारण नहीं था, बल्कि राजनीतिक कारण अधिक थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल विभाजन के कई तर्क प्रस्तुत किए गए, लेकिन कर्जन ने उन सभी से भिन्न तर्क प्रस्तुत किए और एक भिन्न योजना प्रस्तुत की। सबसे पहले दिसंबर 1903 में एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार ढाका, म्यामनसिंह और चटगांव को असम में मिलाना था और जो उड़िया भाषी क्षेत्र थे उन्हें बंगाल के अधीन करना था। पूर्वी बंगाल के निवासियों के लिए असम में उच्च न्यायालय, विधानसभा तथा अन्य सेवाओं की सुविधा नहीं थी, क्योंकि असम एक चीफ कमिश्नर प्रांत था। अंग्रेज प्रशासकों के मन में एक बात और थी कि बंगाल विभाजन से बंगालियों का प्रभुत्व और राष्ट्रीयता में योगदान कम हो जाएगा। जब यह योजना प्रकाशित हुई तो इसकी तुरंत आलोचना होने लगी। कर्जन ने स्वयं फरवरी 1904 में बंगाल का दौरा किया और इस दौरे के बाद उसका यह निश्चय और दृढ़ हो गया कि बंगाली एकता को निश्चित रूप से खंडित किया जाना चाहिए। अपने दौरे में कर्जन ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर बंगाल विभाजन का औचित्य समझाया और दिसंबर 1904 तक एक विस्तृत पूर्वी बंगाल और असम की योजना प्रकाशित हुई, जिसमें राजशाही, दिनाजपुर,
मालदा और कूच बिहार भी असम के साथ मिला दिए गए और फरवरी 1905 में इस नए प्रांत में विधानसभा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी कर दी गई। कर्जन ने इंग्लैंड सरकार पर इस योजना पर सहमति ले ली। कर्जन की यह योजना राजनीतिक लक्ष्यों से प्रभावित थी। बंगाल के 2 प्रांतों की राजनीतिक स्थिति अब इस प्रकार हो गई थी। पूर्वी बंगाल की जनसंख्या 3 करोड़ थी और इसमें 3 करोड़ 10 लाख थी। इसमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान होने थे। शेष बंगाल की जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख होनी थी, जिसमें बांग्ला भाषी हिंदू केवल 1 करोड़ 70 लाख और हिंदी और उड़िया भाषी 3 करोड़ 70 लाख होंगे। कर्जन का राजनीतिक लक्ष्य बांग्ला भाषी हिंदुओं को दोनों प्रांतों में ही अल्पसंख्या में रख देना था। पूर्वी बंगाल में उसने मुसलमानों का सहयोग प्राप्त किया और बंगाल में यह संभावना थी कि बांग्ला भाषा को वह प्रधानता नहीं रहेगी जो कि उपलब्ध थी। इस तरह कर्जन जो है राजनीतिक लक्ष्य बांग्ला भाषी हिंदुओं का प्रभाव घटाना और अपनी योजना के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने एक दूसरा गौण राजनीतिक लक्ष्य और इसके साथ जोड़ दिया, हिंदू मुस्लिम भेद और मुसलमानों का संरक्षण। कर्जन ने विभाजन योजना के विरुद्ध सारे तर्कों की अनसुनी कर दी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया। इस विभाजन ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध सबसे अधिक संगठित विरोध उत्पन्न किया, जिसे शांत करने के लिए 1911 में विभाजन को समाप्त करना पड़ा। इस विभाजन ने अंग्रेजी सरकार को संगठित भारतीय जनमत के समक्ष झुकने पर बाध्य किया और इस सफलता के बहुत दूरगामी परिणाम निकले। अब हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में कर्जन ने क्या सुधार किए थे। भारत में अकाल बार बार पड़ते थे। 1899 और 1900 में कर्जन के समय भी भयंकर अकाल पड़ा। भारतीय नेताओं का यह कहना था कि अकाल का प्रकोप अधिक इसलिए होता था क्योंकि कृषकों से अधिक लगान लिया जाता था और उनके पास संकट का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। 1900 ईस्वी में कुछ भारतीय नेताओं ने एक स्मरण पत्र भारत सचिव को दिया, जिसमें कि भूराजस्व की राशि में सुधार के लिए उपाय सुझाए गए थे, लेकिन उनमें से किसी पर भी कर्जन ने कार्य नहीं किया। उसने कुछ अन्य सुधार किए। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति, 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान और एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया। सहकारी संस्थाओं प्रायोगिक फार्मों की स्थापना भी की गई, लेकिन उसका सामान्य जनता तक लाभ नहीं पहुंचा। 1902 और 1905 ईस्वी तक प्रस्ताव पास करके बहुत सी सुविधाओं का कृषकों को आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई वास्तविक कार्य नहीं हो सका। लगान वसूली में दुर्भिक्ष के समय छूट की व्यवस्था की गई, लेकिन वह जिलाधिकारियों की स्वेच्छा पर छोड़ दी गई। इसका परिणाम प्रशासन में भ्रष्टाचार वृद्धि हुआ। 1900 ईस्वी में पंजाब में भूमि हस्तांतरण नियम पास करके इस बात का प्रयास किया गया कि भूमि जो है कृषि जातियों से गैर कृषि जातियों को हस्तांतरित न की जाए। यह नियम अच्छा था, लेकिन कृषि जातियों की सूची मनमाने ढंग से बनाई गई, जिसमें उन वर्गों को गैर कृषक जाति बनाया गया जिनसे कि राजनीतिक जागरण अधिक दिखाई पड़ रहा था। यह जो नियम है यह भी पंजाब में असंतोष का एक प्रमुख कारण रहा।
क्योंकि कर्जन जो है प्रजाति विभेद की नीति में बहुत विश्वास रखता था, इसलिए कर्जन की दृष्टि में पुलिस विभाग एक अकार्यकुशल विभाग था, क्योंकि उसमें अधिकांश कर्मचारी भारतीय थे। उसने एक पुलिस कमीशन की नियुक्ति की और उसकी रिपोर्ट जिसने कि भारत प्रशासन की भरपूर निंदा की थी, प्रकाशित कर दी। कर्जन ने इस विभाग में सुधार के लिए कुछ अंग्रेज जिला पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया और इतना ही सुधार पर्याप्त समझा। कर्जन का सबसे प्रशंसनीय कार्य था प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाना। उस समय तक किसी अन्य प्रशासक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। उसने सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का निदेशक नियुक्त किया और 1901 के अधिनियम से प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त अधिकार सरकार के पास आ गए। कर्जन प्राचीन भारतीय कला का पोषक था। ताजमहल में एक लटकने वाले लैंप की तलाश के लिए 6 महीने तक वह मिस्र के अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड क्रोमर से पत्र व्यवहार करता रहा और फिर स्वयं जाकर उसे खरीद कर लेकर आया। कर्जन ने जो है साम्राज्यवादी प्रशासक था, तो हम उसकी तिब्बत पर आक्रमण की नीति का भी उल्लेख करना आवश्यक है। तिब्बत पर चीन का नियंत्रण था, लेकिन दलाई लामा ने 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस का प्रभाव स्वीकार करने का प्रयास किया। कर्जन को 1902 ईस्वी में चीन और रूस के एक गुप्त समझौते की सूचना मिली, जिसके अनुसार तिब्बत पर रूस का नियंत्रण स्वीकृत हो जाता। हालांकि अप्रैल 1930 में रूस ने सूचित किया कि उसका तिब्बत के साथ कोई समझौता नहीं था। फिर भी कर्जन ने कर्नल यंग हस्बैंड को तिब्बत पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। 1904 में ल्हासा की संधि हुई, जिसके अनुसार तिब्बत किसी भी विदेशी शक्ति को अपने यहाँ नियंत्रण स्थापित नहीं करने देगा। अंग्रेज़ों ने 25 लाख का युद्ध हर्जाना तिब्बत पर थोप दिया, जो है 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देगा। जब तक तिब्बत हर्जाना नहीं चुकाएगा, अंग्रेज़ों का चुंबी घाटी पर नियंत्रण रहेगा। इसके अलावा यातुंग, ग्यात्सी और गरटोक में अंग्रेज़ व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए। कर्जन की नीति पूर्णतः अनुचित थी और 1907 ईस्वी में इंग्लैंड सरकार ने तिब्बत से ली जाने वाली हर्जाने की राशि को समाप्त कर दिया, चुंगी घाटी को खाली कर दिया। कर्जन ने कांग्रेस के प्रभाव को भी समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन बंगाल विभाजन से जो प्रतिक्रिया हुई उसका प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत सहायक हुआ। कर्जन अपनी नीति के फलस्वरूप अत्यधिक अलोकप्रिय हुआ, क्योंकि जो साम्राज्यवादी नीति 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनाई गई थी वह अब समाप्त होती दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में भारतवासी साम्राज्यवाद के असली स्वरूप को समझने लगे थे।